अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि कूलम लॉ का रिमेनिंग पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। तो कूलम फोर्स क्या है? ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है जो कि चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, उसको कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। फिर इसकी डिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है और मीडियम बिटवीन टू चार्जेस पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट हेडिंग है, इट्स अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब अगर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। मतलब ये हमारे पास एक चार्ज Q1 है, फिर ये एक चार्ज हमारे पास है Q2। ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे अपनी अपनी फोर्स लगाएंगे। सही है। अब ये जो हमारे पास ये अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। और दूसरा पॉइंट है Q1 exerts force on Q2 and Q2 exert force on Q1, दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं। और उससे अगली बात कि ये जो फोर्स है ना, ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लगती है। मतलब ये दो चार्जेस, अब रिपल्शन की फोर्स हो रही है, चार्ज अगर रिपेल करेगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, अगर चार्ज अट्रैक्ट होगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन में होगा। ये एक लाइन के अलोंग मूव करते हैं। ठीक है। अब उसकी वेक्टर फॉर्म आपको पता है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी होता है। सही है। अब फोर्सेस को डिफाइन, दोनों चार्जेस फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो उसको हम लिखेंगे दिस इज F। ये आपने देखना है कि जिस चार्ज पे फोर्स लग रही है वो चार्ज पहले लिखा जाएगा, यानी कि अगर दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रही है तो F21 लिखा जाएगा। इसका मतलब दूसरे चार्ज पे लगने वाली फोर्स लगा कौन रहा है? पहला चार्ज। सिमिलरली अगर दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगा रहा है तो उसको हम लिखेंगे F12। सही है। फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सही है। चाहे आप Q1 को पहले लिख लें या Q2 को पहले लिख लें, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। इस वजह से इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सही है। फ़र्क होगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होगा। उस डायरेक्शन के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है। F12 है तो इस हिसाब से इसका यूनिट वेक्टर आएगा R12। और अगर F21 है तो बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। अगर F21 है तो मैग्नीट्यूड यही रहेगी और इसका यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा वो होगा R21 हो जाएगा। जी, उसके बाद देखें F21 है तो इस हिसाब से इसका यूनिट वेक्टर भी ये हो जाएगा। अब दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो इन ऑब्वियसली इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो इस वजह से अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन माइनस का साइन ये कह रहा है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। कहीं पे नेचर का फ़र्क होता है, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पे प्रोटॉन पे नेगेटिव। कहीं पे डायरेक्शन का फ़र्क होता है इस हिसाब से, लेकिन ये हमेशा ये हमारे पास ये रहेगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सही है। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो लास्ट हेडिंग है वो है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, के मतलब दो चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल, याद रखना है इंसुलेटिंग मटेरियल हमें रखना है। सही है। उस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम बोलते हैं दिस इज डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। उस इंसुलेटिंग मटेरियल को जो दो चार्जेस के दरमियान रखा है उसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ये हमेशा दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को रिड्यूस करेगा। मैग्नेट की एग्जांपल ले लें कि दो मैग्नेट के दरमियान कोई एक पेज रख दें, शीट रख दें, वुड रख दें तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह दो चार्जेस के दरमियान जब हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखेंगे डाई इलेक्ट्रिक, तो फोर्स हमेशा डिक्रीज होगी। फोर्स एक ख़ास फैक्टर से डिक्रीज होगी, वो 2 टाइम डिक्रीज हो सकती है वो फोर्स,
टू टाइम डिक्रीज हो सकती है, 5 टाइम डिक्रीज हो सकती है, एक ख़ास फैक्टर से डिक्रीज होती है, उस फैक्टर को बोलते हैं दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को शो किया जाता है एप्सिलॉन आर के साथ। अच्छा, और जो हमारे पास एप्सिलॉन आर होता है उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। सही है। और एप्सिलॉन आर ये है फ्री स्पेस के लिहाज से कितनी फोर्स कम होगी। अगर ये फोर्स मतलब लेट सपोज मैं कहता हूँ ये एप्सिलॉन आर है, इसकी वैल्यू है 5। सही है। तो ये फ्री स्पेस के मुकाबले में, अगर फ्री स्पेस में जो फोर्स थी एफ एयर, फ्री स्पेस के मुकाबले में जो फोर्स थी 100 थी, तो जब हमने कोई मीडियम रख दिया तो मीडियम रखने से इसकी जो फोर्स है वो 5 टाइम्स कम हो जाएगी। सही है। तो ये खास एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं दिस इज एप्सिलॉन आर। ये क्या करेगा, दो चार्जेस के दरमियान वैल्यू को एक खास फैक्टर से कम कर देगा। ठीक है। अगर मीडियम हम फोर्स का फार्मूला निकालना चाहें मीडियम में, तो सिर्फ एप्सिलॉन नोट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ये बेसिकली के की वैल्यू फिर ये हो जाएगी। फ्री स्पेस में के की वैल्यू ये है, फ्री स्पेस में या एयर में के की वैल्यू ये। और जब कोई मीडियम आ जाता है तो उसमें के की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर हो जाएगा। सही है। तो इस हिसाब से हमारे पास अगर एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन आर का फार्मूला निकालना चाहें तो एफ मीडियम किसके बराबर है, एफ एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर और एफ मीडियम दोनों ही क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ जाएगा, एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम आ जाएगा। द रेशो ऑफ force between two charges in air to the medium is called relative permittivity। लीजिए जनाब, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगला टॉपिक कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।